हेलो स्टूडेंट्स, आज रिवीजन वीडियो सीए फाउंडेशन जनवरी 2026 के लिए। टॉपिक है रिग्रेशन। पिछले वीडियो में आप लोगों के लिए मैंने कोरिलेशन कवर किया था। ये एक ही चैप्टर का दूसरा पार्ट है। चैप्टर अगर आईसीएआई का स्टडी मटेरियल की मैं बात करूं तो ये चैप्टर 17 में आता है और उसमें दो बातें थी, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। तो ये रिग्रेशन वाली बात है। चलिए, तो अगर आपको कोरिलेशन के फंडे क्लियर हैं तो ये रिग्रेशन टॉपिक में भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। रिग्रेशन जो होता है इसको बोलते हैं रिग्रेशन लाइन, और कभी कभी इसको रिग्रेशन इक्वेशन कहते हैं। तो एक्चुअली रिग्रेशन इक्वेशन जो होता है वो लाइन का ही इक्वेशन होता है। अब ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका रिग्रेशन इक्वेशन या रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, और एक होता है रिग्रेशन लाइन या रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। यू में से y डिपेंड ऑन x या फिर x डिपेंड ऑन y। तो अगर कोई दो क्वांटिटी एक दूसरे से रिलेटेड है तभी उनके बीच अपन कोई लाइन की बात कर सकते हैं। मतलब x या तो y पे डिपेंड कर रहा है या तो y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है। अभी क्या होता है कि इसके लिए आपको पहले इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को जानना ज़रूरी है। तो मैं आपको रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x का कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म बताता हूँ। तो रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x होता है y इज इक्वल टू, देखिए y ऑन x है तो y से स्टार्ट होगा नाम, y इज इक्वल टू बी एक्स प्लस ए। और ये जो y ऑन x है y से स्टार्ट हुआ है, तो x ऑन y कहाँ से स्टार्ट होगा, x से। x इज इक्वल टू ये हो जाएगा बी वाई प्लस ए, ये हो जाएगा x इक्वल टू बी वाई प्लस ए। अब क्या है कि ये जो b है ना, यहाँ पर अपन रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x लेंगे तो इसको बोलेंगे बी वाई एक्स, और जब रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y लेंगे तो इस b का नाम हो जाएगा बी एक्स वाई। तो ये बी वाई एक्स क्या चीज़ है, बी वाई एक्स है रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x, और बी एक्स वाई क्या चीज़ है, बी एक्स वाई है रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट दो होते हैं, एक y ऑन x और एक x ऑन y। और बहुत ध्यान से संभल के पढ़िए क्योंकि बहुत सारे कोफिशिएंट्स की बात हो गई है हमारे सिलेबस में। अब रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x जो बी वाई एक्स है, और रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y है जो बी एक्स वाई है, ये नाम से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, बड़े ध्यान से समझिए और आगे का किस्सा। इसके अलावा एक और फॉर्म होता है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x और x ऑन y का। तो सेकेंड फॉर्म मैं लिख के दे रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझिए। तो सेकेंड फॉर्म होता है y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। सर इसमें y बार क्या है, ऑब्वियसली जो y टेबल रहेगा उसका मीन है, x बार क्या है, x टेबल जो दिया रहेगा उसका मीन है। और अगर y ऑन x अगेन y से स्टार्ट हो रहा है तो x ऑन y का जो ये रिग्रेशन इक्वेशन बनेगा वो बनेगा x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। तो बिल्कुल एक फॉर्मूला अगर आपको याद है तो जस्ट उसका दूसरा सिमिलर आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। और इसमें एक तीसरा फॉर्म भी ध्यान रखना है हमको। एक और फॉर्म होता है y माइनस वाई बार इज इक्वल टू आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। और बिल्कुल वैसे ही इधर आएगा आपका x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। अब क्या है खास बात, इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये बात समझनी है हमको कि ये जो R आया है आपको बिल्कुल जाना पहचाना ये नाम याद होगा, ये है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। और इसीलिए जैसे ही मैंने ये वीडियो बनाना चालू किया आपके लिए
मैंने कहा कि ये चैप्टर, ये रिग्रेशन अगर आपको समझना है तो कोरिलेशन का फंडा क्लियर होना चाहिए। अगर आप कोरिलेशन के बारे में नहीं जानते हैं, डायरेक्ट रिग्रेशन का वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया इस वीडियो को बंद करिए, पहले आप कोरिलेशन वाला वीडियो ध्यान से देख लीजिए। आपके पास दो फॉर्मूले y और x के दिख रहे हैं लेफ्ट साइड में, और दो फॉर्मूले x और y दिख रहे हैं राइट साइड में। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो आप भी समझ सकते हो कि ये जो बी वाई एक्स है, इसकी जगह पे r इंटू सिग्मा वाई बाय सिग्मा एक्स आएगा बी वाई एक्स की जगह पे, और जो बी एक्स वाई है इसकी जगह पे r इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई आएगा। तो अगर हम यहाँ पर बी वाई एक्स और बी एक्स वाई को कंपेयर करें तो दो स्टेप हमको और मिल गए। हमको मिल गया बी वाई एक्स का एक फंडा, बी वाई एक्स होता है सर r इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। ठीक है, ये एक लॉजिक आपके पास रेडी हो गया। तो अगर कभी बी वाई एक्स निकालना है तो ये फॉर्मूले की ज़रूरत भी पड़ सकती है, यहाँ से ये वाला हिस्सा, और सेम एक यहाँ से भी आएगा, इस वाले को कंपेयर करोगे तो बी एक्स वाई। तो इसमें जो बी एक्स वाई आएगा वो आ जाएगा r इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, ये आ जाएगा r इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। और अब अगर अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, बी वाई एक्स से बी एक्स वाई है, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करूंगा, राइट साइड को राइट साइड से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे को मिलेगा बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा r दोनों के पास है तो r स्क्वायर हो जाएगा, और आप अगर बड़े ध्यान समझें तो ये दोनों हिस्सा कैंसिल हो जाएगा। कैसे होगा, एक में सिग्मा y ऊपर है, एक में सिग्मा x नीचे है, एक में सिग्मा x ऊपर है, एक में सिग्मा y नीचे है, और जब ऐसा ऊपर नीचे वैल्यू है तो आप बड़े ध्यान से समझ सकते हो कि इसमें से वैल्यू ये सिग्मा x सिग्मा y सिग्मा खत्म। तो यहाँ से आपको एक फॉर्मूला मिल गया r का, ये मिल गया रूट ओवर ऑफ बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। और बिकॉज ऑफ r का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, इसलिए ना सामने यहाँ पर हम लोग प्लस माइनस दोनों लगा के रखेंगे। मतलब किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आंसर पॉजिटिव भी आएगा और किसी में आंसर निगेटिव। अब आप बात कहेंगे कि सर कब पॉजिटिव आएगा और कब निगेटिव आएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी क्वेश्चन में अगर बी वाई एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है ना, तो बी एक्स वाई भी पॉजिटिव ही होगा, दोनों पॉजिटिव होंगे। और अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करने से रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आएगा, और इनको मल्टीप्लाई करके जब रूट लोगे तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा, तो फाइनल आंसर पॉजिटिव टिक करोगे। ठीक, पहली बात। दूसरी बात जो है, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात यह है कि अगर बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों निगेटिव आता है, अगर ये निगेटिव आता है, ये भी निगेटिव है, तो मल्टीप्लाई करने से रूट के अंदर पॉजिटिव आ जाएगा। कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करेंगे तो किसी भी पॉजिटिव वैल्यू का रूट पॉजिटिव वैल्यू होता है, लेकिन फाइनल आंसर टिक करते समय आप इसका माइनस वाला हिस्सा लेंगे, मतलब माइनस लगा के आंसर लिखेंगे। यानी 4 ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए सेम वैल्यू पॉजिटिव वाला भी रहेगा, सेम वैल्यू निगेटिव वाला भी रहेगा, आप उस समय निगेटिव टिक करना। देखो सॉल्यूशन करने से ये दोनों निगेटिव निगेटिव मिला के हो जाएंगे भले ही पॉजिटिव, बट मल्टीप्लाई करके जब रूट लोगे तो आंसर क्या लिखोगे, निगेटिव, आंसर निगेटिव लिखोगे। अब आप कहेंगे सर अगर मान लो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई में से कोई एक पॉजिटिव आया और कोई एक निगेटिव आया, चाहे ये निगेटिव आया ये पॉजिटिव आया, तब फिर कैसे होगा? तब फिर बाहर का प्लस या माइनस कौन सा लेंगे? तो भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव है, इम्पॉसिबल है। अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो पक्का आपसे बनाने में गलती हुई है। मतलब दुनिया में कोई क्वेश्चन ही नहीं होता है जिसमें बी वाई एक्स और बी एक्स वाई एक कोई पॉजिटिव आया और एक कोई निगेटिव आया। अगर कोई एक पॉजिटिव और कोई एक निगेटिव आ रहा है तो आप समझ जाना आपने बनाने में गलती करी है। या तो दोनों पॉजिटिव होता है या तो दोनों निगेटिव होता है। तो कोई एक पॉजिटिव कोई एक निगेटिव का तो रोल ख़त्म। मुझे लग रहा है ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो देखो जितनी मुख्य बातें हैं, जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं इस चैप्टर की, मैं एकदम बिल्कुल हाईलाइट करके ऐसा बिल्कुल बॉक्स में पैक करके स्टार स्टार लगा के लिख रहा हूँ। एक बात ये है इंपॉर्टेंट बात, ये देखो ये यहाँ पर मैंने स्टार लगाया, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं।
फॉर्मूला, ये देखो ये तीन फॉर्मूले दोनों तरफ है, ये तो है ही है इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। मत बोलना स्टार नहीं लगाया सर, लगा दिया, तीनों बातें इंपॉर्टेंट है, हो गया। तो सर मतलब सभी बात इंपॉर्टेंट है, हाँ तो ऐसे ही तो होता है, सभी इंपॉर्टेंट है भाई, सारी बात इंपॉर्टेंट है, फालतू बात करने के लिए कौन यहाँ पर टाइम देगा, ना आप दोगे ना मैं दूंगा, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अभी जो मैंने बात बताई बी वाई एक्स और बी एक्स वाई में दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों निगेटिव होंगे, कोई एक पॉजिटिव कोई एक निगेटिव नहीं हो सकता सर, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, ये बात भी एग्जाम में आई हुई है। तो मैं हर बात वो जो एग्जाम में आ चुका है या आ सकता है या बहुत पॉपुलर है या बड़े काम की चीज़ सब बोल रहा हूँ आपको। अब एक बात ये समझनी है कि अगर मान लो किसी क्वेश्चन में, एक अगला नोट है, अगर किसी क्वेश्चन में बी वाई एक्स का वैल्यू 1 से छोटा आता है, दैट इज 0 पॉइंट समथिंग, और बी एक्स वाई का वैल्यू भी 1 से छोटा आता है, तो डैम श्योर आप जो बना रहे हो वो सही है, क्योंकि आर का वैल्यू भी मल्टीप्लाई करके रूट लोगे तो 1 से छोटा ही आएगा। मतलब ये सर ये केस सही होता है कि हाँ अगर बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों 1 से छोटा है, दोनों 1 से छोटा है तो पक्का है मल्टीप्लाई करके रूट लेंगे तो आर भी 1 से छोटा ही आएगा। अगर कभी ऐसा हुआ किसी क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया और आपने देखा कि बी वाई एक्स और 1 से बड़ा है और बी एक्स वाई भी 1 से बड़ा है, तो याद रखना ये संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें आर 1 से बड़ा आ जाएगा, आप दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करके रूट लेके देखना आर 1 से बड़ा आएगा, और ये तो 100% गलत है। मतलब आपका ही गलती है, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व किए हो, मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक है क्वेश्चन में या आपने गलत बनाया, पर मामला कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, ये हो ही नहीं सकता। मतलब अगर बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों 1 से छोटे हैं तो डैम श्योर आप सही बना रहे हो, अगर बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों 1 से बड़े हैं तो डैम श्योर आप गलत बना रहे हो 100%। और अब आपके मन में वो विचार तो आ ही गया होगा कि सर इस बार क्या ऐसा हो सकता है कि बी वाई एक्स और बी एक्स वाई में से, तो अगर बी वाई एक्स 1 से बड़ा है और बी एक्स वाई 1 से छोटा है, और उल्टा भी हो सकता है, तो या तो ऐसा केस है और या तो फिर ऐसा केस है, और या तो फिर ऐसा केस है कि बी वाई एक्स 1 से छोटा है और बी एक्स वाई 1 से बड़ा है, मतलब दोनों में से कोई एक 1 से बड़ा और कोई एक 1 से छोटा है, तो ये वाली सिचुएशन हो सकती है। इसमें हमारा बनाया गया सॉल्यूशन करेक्ट भी हो सकता है, हमारा बनाया गया सॉल्यूशन रॉन्ग भी हो सकता है, डिपेंड करेगा आर कैसा आ रहा है। तो भाई आर से पूछना पड़ेगा, अगर आर का वैल्यू 1 से छोटा आ गया तो आप सही बना रहे हो, अगर आर का वैल्यू 1 से बड़ा आ गया तो आपका सॉल्यूशन गलत है, आपने कुछ गड़बड़ किया है, मामला कुछ तो गड़बड़ है, ध्यान रखिएगा। क्या सीखे? अगर बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों 1 से छोटे हैं, बिना आर से पूछे देख लेना, आप मान सकते हो कि आपका सॉल्यूशन सही है, 100% करेक्ट है। अगर बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों 1 से बड़ा है तो बिना आर से पूछे समझ जाना गलती बना रहे हो, आर से पूछने की नौबत कब आएगी? जब बी वाई एक्स और बी एक्स वाई में से कोई एक 1 से बड़ा और कोई एक 1 से छोटा है, इस केस में आपको आर से पूछना पड़ेगा कि भैया आंसर हमारा सही है कि गलत है। अगर आर 1 से छोटा आया तो आंसर सही है, आपका कैलकुलेशन सही है, अगर आर 1 से बड़ा आया तो आपका कैलकुलेशन गलत है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं अपन इसमें कितने टाइप के, कितने वैरायटी के क्या क्वेश्चन हो सकते हैं उसकी बात करते हैं। मैं हर वैरायटी का क्वेश्चन एक कवर करने की कोशिश करता हूँ आने वाले 45 मिनट्स में लगभग, ताकि 1 घंटे के पूरे वीडियो में हम रिग्रेशन टॉपिक की लगभग सारी बातें कर लें, ठीक है। तो एक तो एकदम ज़्यादा हद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मतलब ये मैं मान के चल रहा हूँ कि एग्ज़ाम में हर साल आता है, क्या पता इस बार भी आ जाए, कि 2 रिग्रेशन लाइन आपको दिए जाएंगे और बोला जाएगा दोनों रिग्रेशन लाइन, यानी 2 रिग्रेशन लाइन का क्वेश्चन दिया जाएगा, बोलेगा दोनों रिग्रेशन लाइन, लिख के दे देता हूँ एक क्वेश्चन दे देता हूँ मैं आपको। जैसे लिखा है x + y = 1, एक रिग्रेशन लाइन है। अब इसमें ये नहीं बताया गया कि ये रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x है कि रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y है, ठीक है, हमें कोई मतलब भी नहीं है। और दूसरा रिग्रेशन लाइन आपको दिया है x - y = 1, तो भाई अगेन नहीं पता ना कि कौन सा x ऑन y है और कौन सा y ऑन x। तो जब हमें नहीं पता कि कौन सा रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y है और कौन सा रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x है, अगर हमें नहीं पता है तो हमें पता करना भी नहीं है। अगर हमको क्वेश्चन में पूछा जाएगा फाइंड x बार एंड फाइंड y बार, यानी x का मीन निकालो और y का मीन निकालो, अगर ये बोलता है तो हमको इस बात से मतलब नहीं है कि कौन सा रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x है एंड कौन सा रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y है। पहली बात तो क्लियर। अब
सर एक्स बार वाई बार निकालेंगे कैसे? तो यहाँ पर एक लाइन, एक डायलॉग सुन लो। इन दोनों रिग्रेशन लाइन को, दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मैंने एक शॉर्टकट और बताया था रेगुलर क्लास में जब आप पढ़ रहे थे। तो सर अगर कुछ नहीं आता तो एक तरीका है क्या, ऑप्शन चेकिंग कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों रिग्रेशन लाइन को सॉल्व करने से जो x आता है वही x का मीन होता है, जो y आता है वही y का मीन होता है, जो x आएगा वही x का मीन है और जो y आएगा वही y का मीन है। मतलब सर 4 ऑप्शन में जो x बार y बार की वैल्यू दी जाएगी उसको आप कहाँ रख सकते हो, x की जगह पे और y की जगह पे। तो जिस x और y को रखने से दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होगा वो सही आंसर है। जैसे मैं ऑप्शन आपको दे दूँ, इसका आंसर है मान लो 0 एंड 1, एक ऑप्शन है इसका 1 एंड 1, एक ऑप्शन है इसका 1 एंड 0, और एक ऑप्शन है इसका -1 एंड -1। तो आप रख के देख लो कौन सा रखने से इसमें सही आ रहा है। मुझे लगता है 1 एंड 0 एक बार रख के देखें जरा, ऑप्शन सी को रख के देखें जरा, हवा में रख के देखते हैं सी को। अगर यहाँ रखते हो 1 + 0 तो 1 आ गया, यहाँ रखते हो 1 - 0 तो ये भी 1 आ गया। कहने का मतलब ये है कि 1 एंड 0 रखने से दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो x का मीन कौन 1, y का मीन कौन 0। तो ये होता है x बार y बार निकालने का सिंपल तरीका, ये होता है x बार y बार निकालने का सिंपल तरीका। यानी आपको अगर सॉल्व करने आता है तो ठीक, नहीं आता है तो ऑप्शन चेक करो। जो x होता है वही x का मीन होता है, जो y होता है वही y का मीन होता है, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, 2 रिग्रेशन लाइन आपको दिए जाएंगे, नहीं बताया गया है कि कौन सा रिग्रेशन लाइन y ऑन x है, नहीं बताया गया कि कौन सा रिग्रेशन लाइन x ऑन y है। आपको इससे मतलब भी नहीं होना चाहिए कि कौन सा y ऑन x है, कौन सा x ऑन y है, आप बस सॉल्व कर दो। बहुत आता है एग्जाम में, हद आता है एग्जाम में ये, ठीक है। क्या आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, मैं तो बहुत सारे टॉपिक ये बोल के भी पढ़ाता हूँ ना कि ये बहुत कम आता है, लेकिन पढ़ लो क्या पता आ जाए। ओके, तो एक दो थ्योरी क्वेश्चन आया इसका, बोला है कि अगर 2 रिग्रेशन लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है। यही तो है इंटरसेक्शन पॉइंट, x बार और y बार, दैट इज द मीन ऑफ x एंड मीन ऑफ y। तो पहला वेराइटी खत्म। दूसरा वेराइटी बहुत सिंपल सा आता है, आपको क्वेश्चन में जैसे 2 रिग्रेशन लाइन दे दिया जाएगा, जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, इसमें लिख देगा कि एक रिग्रेशन लाइन है 3x + 2y = 26, और एक रिग्रेशन लाइन है हमारे पास, 6x + y = 31। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अगर हमारे पास 3x + 2y = 26 और 6x + y = 31, अगर हमारे पास ये 2 रिग्रेशन लाइन है, तो 2 रिग्रेशन लाइन से आपको बोला जा रहा है फाइंड दी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y का मतलब है वही कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो उसको कैसे निकालेंगे? आपको पहला काम तो ये करना पड़ेगा कि अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कौन सा रिग्रेशन लाइन है y ऑन x का और कौन सा रिग्रेशन लाइन है x ऑन y का, तो आपको थोड़ा सा तेज़ दिमाग लगाना पड़ेगा। हवा में कर सकते हो ये काम, बट मैं तो हवा में करके नहीं समझाऊंगा ना आपको, मैं लिख के दिखाऊंगा आपको, इसलिए मैं लिख के दिखा रहा हूँ। मान लो ये पहला वाला है y ऑन x, तो ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। अगर आप हवा में कर पाए तो समय बचेगा, नहीं तो रफ में करोगे लिखोगे हो तो जाएगा, उससे भी 5 सेकंड 10 सेकंड ज़्यादा लगेगा। तो कोशिश करो हवा में कर पाए बात। तो अगर आप पहले वाले को रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x मानते हो तो दूसरे वाले को रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y कंसीडर करना पड़ेगा। और अगर आपने पहले वाले को y ऑन x माना है तो इससे y अलग करना। चलिए इससे y अलग करते हैं तो कैसे अलग होगा, देखो 2y = बोलो -3x + 26, ये हो जाएगा। 3x शिफ्ट होगा राइट साइड, 26 वही, तो ये बनेगा y = बोलो -3/2x + 26/2, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका। आप कंपेयर करो इसको, आप इसको कंपेयर करिए। जो फर्स्ट फॉर्म था ना y = bx + a से, जिसमें b का नाम क्या था, अगर y ऑन x की बात करें तो इस b का नाम था byx, इसमें b था byx। तो अगर आप इसको बड़े ध्यान से समझें तो आपको byx का मिल गया वैल्यू -3/2
-3/2। देखो इसका नेचर बताओ कैसा है। सॉरी, इसका नेचर कैसा है? इसका नेचर है निगेटिव। हाँ सर, पहली बात तो b/x निगेटिव है। दूसरी बात -3/2 मतलब ये 1 से बड़ा है। हाँ 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 हाँ, -3/2 ये मत बोलो सर, माइनस है तो 1 से बड़ा कैसे होगा। मैं जो मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, मतलब माइनस को हटा के केवल 3/2 को देखना है कि 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है। देखो बहुत छोटी छोटी कुछ मुख्य बातें हैं, नहीं तो मन में आएगा अरे सर आपने तो कहा था कि ये -3/2 1 से छोटा ही होगा, 1 से छोटा है निगेटिव है। थोड़ा धैर्य से सुन लो ये बात। -3/2 माइनस को छोड़ के देखना, मैग्नीट्यूड जो है 3/2 यानी 1 से बड़ा है, क्योंकि 3/2 1.5 होता है। ठीक, अब जैसे हमने फर्स्ट वाले को क्या मान लिया, y on x, सेकेंड वाले को x on y लेके चलते हैं, देखते हैं। अगर फर्स्ट वाले को y on x लिए थे तो उससे y अलग किए थे, अगर मैं सेकेंड वाले को x on y लूँगा तो उससे x अलग करूँगा। x अलग करके देखते हैं, ये बनेगा 6x इज इक्वल टू -y + 31। तो यहाँ से बन जाएगा x इज इक्वल टू -1/6y + 31/6। ऐसा करने से आपका ये जो आपका इक्वेशन मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, देखिए ऐसा करने से जो मिलेगा, ये मिलेगा आपका x इज इक्वल टू by + a से कंपेयर करेंगे, फर्स्ट फॉर्म आज ही लिख के दिया था अभी थोड़ी देर पहले। और ये b जो होता है पता है इसका नाम क्या होता है, इस बार bxy होता है। आप कंपेयर करोगे तो bxy का वैल्यू मिल गया -1/6। भाई देखो ये भी निगेटिव आया, तो मेरी बात थी अभी थोड़ी देर पहले, byx और bxy दोनों या तो निगेटिव आएगा या तो दोनों पॉजिटिव आएगा, दोनों में से कोई एक निगेटिव और एक पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो वो तो दिख गया, दोनों निगेटिव मतलब सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। अब आप माइनस को हटा के बताओ कि पहला वाला जो था 3/2 1 से बड़ा था और दूसरा 1/6 से 1 से छोटा है। दोनों 1 से छोटा होता ना तो मैं भी डन एकदम 100% एक बार में सब सही है मान के चल आगे बढ़ जाता, पर दोनों 1 से बड़ा होता तो भी डैम श्योर गलत है। पूरा भी सॉल्यूशन जितना स्क्रीन पे दिख रहा है सब काट देता मैं। लेकिन अगर एक कोई 1 से बड़ा है और कोई एक 1 से छोटा है तो मैंने क्या कहा, फैसला करेगा आर। आर पे आते हैं, तो फैसला आर करेगा। देखिए आर कैसे आएगा, आर पे अपन कैसे आएंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा। इसमें होता है आर इज इक्वल टू ±√/ऑफ by(x) इंटू bxy। ये है आपका आर इक्वल टू by(x) इंटू bxy। ठीक है, अब अगर r इज इक्वल टू ±√/by(x) इंटू bxy है तो ये तो पहली बात है कि बाहर प्लस माइनस में से कौन आएगा, माइनस आएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ क्या रूल बताया था मैं, अगर by(x) और bxy दोनों निगेटिव है तो आंसर भी निगेटिव होता है। अब √/, बताइए by(x) कितना है, -3/2 और bxy है -1/6। चेक करते हैं सर, अंदर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा r इज इक्वल टू, बाहर याद रखना माइनस, लोग लापरवाही करते हैं, और फिर अंदर का जो वैल्यू आएगा कितना हो जाएगा बताया, √3 to 1/4 और 1/4 का रूट यानी 1/2, 1/2 यानी -0.5। देखो आंसर आ गया 1 से छोटा। r का वैल्यू अगर -0.5 है मतलब +1 -1 के बीच है, मतलब हमारा पूरा का पूरा ये सॉल्यूशन एकदम करेक्ट है शुरू से आखिरी तक। ये यानी हमारा एकदम जो अंदाजा था एकदम सही बैठ गया एक बार में ही, कि पहला वाला इक्वेशन क्या निकला y on x, दूसरा वाला इक्वेशन क्या निकला x on y। तो सर मान लो ये पूरा गलत निकल जाता तो फिर हमारा टाइम बर्बाद होता, पूरा काटते फिर उसको चेंज करते, जिसको हमने y on x लिया है उसको हम x on y लेते, और जिसको x on y लिया उसको y on x लेते, तो सर फिर तो बहुत टाइम लगेगा। नहीं लगता है, क्योंकि जो काम मैं लिख के दिखा रहा हूँ लोग उसको हवा में ट्रांसफर करके समझ जाते हैं कि हाँ अगर मैं इसको y on x लूँगा तो ये फट से एक लाइन में 1 सेकंड में कि by(x) इतना है, अगर इसको x on y लूँगा तो bxy इतना है, तो फट से कैलकुलेटर दबा के देख लो। तो ये प्रैक्टिस आपको रेगुलर क्लास के स्टूडेंट जानते हैं, ये चीज़ भी मैंने क्लास में करके दिया था, एक बार दोबारा बात बोल रहा हूँ। नहीं सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो भी ठीक है, कर भाई रफ में, मत कर हवा में। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तुम 80 85 90 स्कोर करके नहीं आओगे, 60 65 70 तो लाओगे। टाइम कम पड़ेगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगाओगे किसी क्वेश्चन पे तो आपका थोड़ा सा स्कोर कम होगा, और क्या होगा। अब ये मत बोलना इतना टाइम कम पड़ जाएगा कि सर 40 भी नहीं आ पाएगा। अगर 40 भी नहीं बना पाए सर, इतना टाइम कम पड़ गया हमको, तो तुम बहुत स्लो, एकदम स्लो, कछुए के चाल से भी धीमे चलने वाले। स्पीड बढ़ाओ, ठीक है। तो ये हो गया आपका
इस तरीके से आप पता कर सकते हो कि आर कैसे निकालना है। कभी कभी एग्जाम में ना आधी बात करके ही छोड़ दिया जाता है। आधी बात का मतलब ना केवल ये बोल दिया जाता है फाइंड बी वाई एक्स एंड फाइंड बी एक्स वाई। तो सर ये हो गया, आपको बी वाई एक्स मिल गया, ऑप्शन में दिख जाएगा बी वाई एक्स इतना है, बी एक्स वाई इतना है ना। कभी कभी बोलेगा आर निकालो। तो अगर ये जो चीज़ मैंने अभी सिखाया अगर ये सीख गए ना तो कैसा भी क्वेश्चन आए बन जाएगा। इसी में यही दो रिग्रेशन लाइन का इक्वेशन ऐसा दे दिया जाएगा और आपको पता है क्या बोला जाता है कई बार, कौन सा इक्वेशन y ऑन x है। तो पता है अगर ये पूछा जाए कि कौन सा इक्वेशन y ऑन x है, हाँ, या ये पूछा जा सकता है कि कौन सा इक्वेशन x ऑन y है। तो कौन सा इक्वेशन y ऑन x है या कौन सा इक्वेशन x ऑन y है, अगर ये पूछा जाएगा तो भी करना वही काम है जो स्क्रीन पे दिख रहा है। अपने मर्जी से एक को y ऑन x लेना, एक को x ऑन y लेना और सॉल्व करना बी वाई एक्स और बी एक्स वाई। अगर बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों 1 से बड़ा आया तो तुरंत समझ जाना भाई ये सॉल्यूशन गलत है। जिसको मैंने y ऑन x लिया था वो y ऑन x नहीं है, जिसको मैंने x ऑन y लिया था वो x ऑन y नहीं है। तो उसमें भी तो फायदा है। जैसे ही पता चला कि ये वाला x ऑन y नहीं है तो x ऑन y कौन होगा, दूसरा वाला होगा, तुरंत टिक कर देना आंसर। जैसे ही पता चला कि फलाना वाला जिसको मैंने y ऑन x लिया था वो y ऑन x नहीं है तो दूसरा वाला y ऑन x है। वो 10-12 इक्वेशन तो है नहीं कि ढूंढते रहोगे कौन सा y ऑन x है और कौन सा x ऑन y। तो आप अपने मर्जी से किसी इक्वेशन को y ऑन x लीजिए और किसी इक्वेशन को x ऑन y लीजिए और ये प्रोसीजर लगाइए। आपको सही बनाओगे तो भी पता चल जाएगा कि कौन सा y ऑन x है। गलत बनेगा, गलत बनाने का मतलब कैसे गलत बनेगा वो दिख रहा है ना, बोल रहा हूँ मैं। अगर बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों 1 से बड़ा आ गया तो गलत। हाँ, अगर दोनों 1 से बड़ा नहीं आया, एक 1 से बड़ा और एक 1 से छोटा आया तो भैया चेक कराने आर के पास चले जाना। अगर आर 1 से बड़ा आ गया तो समझ जाना गलत, फिर पलट दो। जैसे मैं एक और क्वेश्चन आपको करके दे रहा हूँ, मैं बाकायदा आपको इस टाइप के क्वेश्चन एक दो और बना के दूंगा ताकि आप लोगों की ये ज़बरदस्त प्रैक्टिस हो जाए। और भरा पड़ा ये जो मैंने अभी पिछले 5-10 मिनट में जो बातें करी ना, एग्ज़ाम में आप 100% गारंटी के साथ यही पैटर्न देख के आओगे पक्का, है ना। तो अभी क्या है, एक क्वेश्चन जैसे है मेरे पास, चलिए क्वेश्चन ये लिखा हुआ है 7x माइनस 3y माइनस 18 इक्वल टू 0 और है 4x माइनस y माइनस 11 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या बोला है, बात समझना है, इंपॉर्टेंट बात क्या उसको समझना है। इसमें बोला है केवल एक काम करना है, बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई। भाई बी वाई एक्स निकालो और बी एक्स वाई निकालो। अब आपको ये नहीं बताया अगेन कि कौन सा वाई ऑन एक्स और कौन सा, हाँ तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है तो क्वेश्चन में कभी कभी लिख के आता है कि पहला वाला वाई ऑन एक्स है कि दूसरा वाला वाई ऑन एक्स है क्या है। उस केस में तो आपका एफर्ट ही खत्म कि भैया हाँ ये जो y ऑन x है उससे y अलग करेंगे, जो x ऑन y है उससे x अलग करेंगे। फिलहाल मैं इसमें ये मान के चलता हूँ, देखो मुझे नहीं पता ना, अगेन मैं हवा में भी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए। मैं चाहूँ तो हवा में सॉल्व करके अपने लिए 5 सेकंड में बना के निकल सकता हूँ ना, मैं आपके लिए कर रहा हूँ। मान लेता हूँ पहला वाला y ऑन x है। सर ये पहला ही वाला y ऑन x लेने की क्या जिद है आपकी, है या क्या ऐसा कुछ है क्या, मतलब ऐसा? हाँ है, पहला वाला y ऑन x ना मेजॉरिटी क्वेश्चन में देखने को मिलता है, गारंटी नहीं है। मैंने कहा मेजॉरिटी क्वेश्चन में पहला वाला y ऑन x होता है, 100% गारंटी नहीं। तो अभी क्या है, पहला वाला अगर y ऑन x है ना तो मैं उससे y अलग करूँगा, ये बनेगा 7x माइनस 18 इक्वल टू माइनस 3y को मैं भेज दूंगा राइट साइड। तो जैसे ही मैं माइनस 3y को राइट साइड भेजूंगा ना ये 3y हो जाएगा। तो यहाँ से अब मैं y अलग करूँगा ना, 3y इज इक्वल टू हो गया ना 7x माइनस 18 है। जैसे ही मैं इसमें से y अलग करूँगा ना तो मेरे को y इज इक्वल टू मिल जाएगा 7/3x माइनस 18/3, 7/3x माइनस 18/3। और ऐसा करने से आपको समझ में आएगा कि ये जो 7/3 है यही तो बी वाई एक्स होता है। नेचर बताओ कैसा है इसका,
नेचर अच्छा है, नेचर बुरा है नहीं बोल रहा हूँ। नेचर कैसा है मतलब निगेटिव है कि पॉजिटिव है? सर पॉजिटिव है, पहली बात तो पॉजिटिव है। तो अगर बी वाई एक्स पॉजिटिव आया है तो बी एक्स वाई को भी पॉजिटिव आना पड़ेगा, नहीं तो चेंज करना पड़ेगा। अच्छा दूसरा है 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है? हाँ 1 से बड़ा है सर। 7/3 1 से बड़ा होता है, 7/3 1 से बड़ा होता है। अब आते हैं यहाँ पर हम, लेट दिस वन इज, ये मान लेते हैं हम, ये कैसा है मान लेते हैं ये है x ऑन y, लेट x ऑन y है ये। और अगर ये x ऑन y है तो हम इसमें x अलग करेंगे, और जब हम इसमें x अलग करेंगे तो मिलेगा 4x इज इक्वल टू y प्लस 11, y प्लस 11। तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ y प्लस 11/4। अब इसको अगर अपन कंपेयर करें तो ये बनेगा x इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई प्लस ए। इससे कंपेयर करोगे ना ऑब्वियसली, तो ये आपका क्या मिलने वाला है, बी एक्स वाई का वैल्यू आपको बी एक्स वाई मिलेगा, ये बी एक्स वाई मिलेगा आपको 1/4। भाई ये तो गजब चीज़ मिल गई हमको। देखो दोनों पॉजिटिव मिला है, मतलब लक्षण सारे सारे हैं कि हम बिल्कुल सही बना रहे हैं, और पक्का यही वाला आंसर बी वाई एक्स और बी एक्स वाई ऑप्शन में रहेगा और ये सही है, ऐसा हमको लग रहा है। लेकिन ज़्यादा अभी और एक्साइटमेंट में मत रहिए, क्या पता ये गलत निकल जाए। क्या इसमें टेस्टिंग बाकी है? मैंने कहा था अगर बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों 1 से छोटा आता तो कोई टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं, किसी के पास जाके इसका चेक कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों 1 से बड़ा है तो भी किसी की टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं, सीधा गलत फटाक से काट दो। लेकिन अगर बी वाई एक्स और बी एक्स वाई में कोई एक 1 से बड़ा और कोई एक 1 से छोटा है तो फैसला करेगा कौन? आर विल डिसाइड। तो यहाँ पर आप ऐसा कर लीजिए कि r इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ, बोलो बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। पहले चेक कर लो भाई, ये सेफ्टी ध्यान रखना ये वाला, ये नहीं कि बस दिख गया 4 ऑप्शन में 7/3 और 1/4 तो टिक कर दिए। चलो करते हैं 7/3 इंटू 1/4, मुझे दिख रहा है ये आएगा रूट के अंदर 7/12, और रूट के अंदर 7/12 आया मतलब रूट के अंदर 1 से छोटा आया। अगर रूट के अंदर 1 से छोटा है तो डैम श्योर ये रूट R1 से छोटा आएगा, और R1 से छोटा आएगा मतलब सर यही वाला ऑप्शन 4 ऑप्शन में आपको दिखेगा, फटाफट टिक कर सकते हो। तो सर इसका गलत वाला बना के दिखाओ ना, मन कर रहा है गलत वाला दिखा के बनाओ, दिखाओ सर गलत वाला बनाओ ना, कैसे पता चलेगा सर गलत वाला? अगर हम गलत वाला बनाए मतलब सर मान लो पहले वाले को मैं x ऑन y ले लिया, मान लो दूसरे वाले को y ऑन x लिया, तब तो ठीक है बना के दिखा रहा हूँ। एक बार गलत वाला भी ट्राई करते हैं कि सर उल्टा लेने से कैसे होगा। अच्छा इससे ये भी कंफर्म हो गया ना कि पहला वाला इक्वेशन ही कौन है, y ऑन x है, और दूसरा वाला इक्वेशन ही x ऑन y है। तो जो मैंने कहा ना कभी कभी ऐसा क्वेश्चन ही आता है कि बस पहचानना रहेगा कि कौन सा y ऑन x और कौन सा x ऑन y है। तो जब हमें पहचानना रहेगा कि कौन सा y ऑन x और कौन सा x ऑन y, तो इस तरीके से पहचान सकते हैं। ठीक है, अभी अपन क्या करते हैं, अभी अपन ये करते हैं कि रॉन्ग बना के दिखा देता हूँ इसी को। पहला वाला था क्या बोलो, 7x माइनस 3y माइनस 18 है ना, 7x माइनस 3y माइनस 18 इक्वल टू 0। और दूसरा वाला था हमारे पास क्या था, 4x माइनस y माइनस 11 इक्वल टू 0, 4x माइनस y माइनस 11 इक्वल टू 0। देखो रॉन्ग वाला कैसे हम तुरंत गलती पकड़ लेंगे वो आपको सिखा देता हूँ लास्ट टाइम। तो मान लो पहले वाले को आपका मन करे कि सर मैं x ऑन y लूँगा, लेट ये x ऑन y, अभी y ऑन x लिए तो सही आया था, अभी x ऑन y लेके दिखा रहा हूँ आपको, गलती कहीं ना कहीं मिल जाने वाली है। मान लो इसको लेते हो आप y ऑन x ऑब्वियसली, तो अगर आप पहले वाले को x ऑन y लेते हो तो इससे क्या अलग करना पड़ेगा, x अलग करना पड़ेगा। x अलग करोगे तो ऐसा हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 3y प्लस 18 हो जाएगा, 7x इज इक्वल टू 3y प्लस 18 हो जाएगा। क्या करें तो फिर x अलग करते हैं, 3/7 y प्लस 18/7, अरे वाह ये तो अच्छा लग रहा है। 3/7 तो 1 से छोटा वैल्यू है, और 3/7 1 से छोटा वैल्यू है, तो क्या नाम है इसका, b। इस बार क्या नाम है इसका, b। बोलो बोलो बोलो, ये x आपने अलग किया है तो ये bxy बनेगा, ध्यान रखना b/x कौन है, bxy कौन है। तो ये कितना हो जाएगा वैल्यू, बोलो -3/7, ये है -3/7। अब अगर आपने यहाँ से, अब देखो लक्षण तो ऐसे लग रहे हैं कि ये बहुत सही जा रहा है,
पॉजिटिव भी है, 1 से छोटा भी है। दूसरा देखते हैं, अगर आप यहाँ से आप y अलग करोगे तो ये बनेगा 4x माइनस 11 इक्वल टू y, है ना, क्योंकि आपने इसको y ऑन x लिया है। ये बनेगा y इज इक्वल टू हो जाएगा 4x माइनस 11। आप इसको कंपेयर करो तो ये 4 क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा byx, ये 4 हो जाएगा byx। और आपको लगेगा कि सर ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, एक 1 से बड़ा है, एक 1 से छोटा है, चलेगा। नहीं चलेगा भाई, पहले R से आपको लेना पड़ेगा लाइसेंस। तो आप R के पास जाइए, R से पूछिए भी R कितना आएगा, तो R आ जाएगा रूट ओवर ऑफ byx इंटू bxy, तो रूट ओवर ऑफ 3/7 इंटू 4। ये दिख रहा है देखो, R इज इक्वल टू जाएगा, मत करो कैलकुलेट, दिमाग लगाओ, 12/7। भाई 12/7 में न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है तो उसका रूट लेंगे तो भी R 1 से बड़ा ही आएगा, और R अगर 1 से बड़ा है तो ये सारा कुछ दिख रहा है कि ये जो हमारा कैलकुलेशन था गड़बड़ है, मतलब जिसको हमने x ऑन y लिया था वो गलत है, y ऑन x है, जिसको हमने y ऑन x लिया था वो गलत है, x ऑन y है। समझ जाना एग्जाम में कैसे बनेगा। ठीक, तो आपको सॉल्यूशन करते समय फटाफट समझ में आ जाएगा कि आप सही बना रहे हो कि गलत बना रहे हो, कि आंसर क्या होना चाहिए कि क्या नहीं होना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पर ये समझें कि क्वेश्चन मैं बात कर चुका ये, हालांकि फिर एक बार और बोल देता हूँ कि क्वेश्चन में 2 रिग्रेशन लाइन दिया जाएगा, 2 रिग्रेशन इक्वेशन दिए जाएंगे। बहुत अच्छी किस्मत हो तो बता भी दिया जाता है कि कौन सा y ऑन x है, कौन सा x ऑन y है। उसके अलावा आइडेंटिफाई करना है आपको, तो मैंने तरीका बता दिया कि कैसे करना है। अब जैसे एक बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, एकदम ही सरल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, आपको साफ साफ बोल दिया गया है कि x ऑन y क्या है, y ऑन x क्या है। जैसे लिखा है देखो 3x प्लस 2y इक्वल टू 100। अब साफ साफ इसमें बोल दिया गया, बता दिया गया है कि ये x ऑन y है। अब अगर ये x ऑन y है, अगर ये x ऑन y है तो आप सीधी सी बात है ना, इससे bxy ही तो निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो अगर इससे bxy निकालोगे तो इससे x अलग करोगे, x ऑन y है तो ये बनेगा 3x इज इक्वल टू माइनस 2y प्लस 100। तो यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2/3y प्लस 100/3। और ऐसा करने से फिर यहाँ पर जो माइनस 2/3 आएगा, ये माइनस 2/3 ही क्या हो जाएगा आपका, बोलो, ये माइनस 2/3 हो जाएगा आपका bxy, ये हो जाएगा bxy, ये bxy हो जाएगा। ठीक, तो सीधा सीधा byx पूछा है या bxy पूछा है, अगर बता दिया गया है कि कौन सा लाइन है ये, तो फिर तो कोई मुद्दा ही नहीं है। हालांकि पता है byx और bxy जो अपन पिछला क्वेश्चन बनाते थे, ये भी उल्टा चलता है। जैसे हम गलत ले लिए, देखो पूरा टाइम बचाने का पूरा तरीका क्या है, कैसा है, सब चीज़ बात मैं किया हुआ हूँ, दोबारा कर रहा हूँ। अगर आपने गलती से पहले वाले को x ऑन y ले लिया तो इससे bxy कितना आया 3/7। गलती से आपने y ऑन x ले लिया था, इसको 4 ले लिया था, 4 आया था इससे byx। अब जैसे ही पता चला ना कि गलत है, ये पूरा कैलकुलेशन गलत है, तो आपको पूरा काट के दोबारा सॉल्व नहीं करना है। ये रेगुलर क्लास में भी सब मैंने बताया हुआ है। आपको जैसे ही समझ में आए कि अरे गलत बन गया, जिसको x ऑन y लेना था कायदे से तो y ऑन x है, तो इसको उल्टा कर दो, 3/7 का उल्टा 7/3। जैसे ही 7/3 करोगे ना तो ये byx बन जाएगा। और जैसे ये एक y ऑन x को जैसे ही x ऑन y लोगे तो ये 4 जो है ना उल्टा होकर 1/4 हो जाएगा, और 1/4 का मतलब byx था वो bxy हो जाएगा। तो ये फट से आप तुरंत के तुरंत दिमाग लगा सकते हो। यानी आप एक बार बनाइए, गलत बना रहे हो चाहे सही बना रहे हो, दोनों ही केस में आपका टाइम बर्बाद नहीं होता है, अगर आप मेरी बात ध्यान से समझ रहे हैं और मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं और पूरा एक एक चीज़, ठीक है। अभी आपको एक क्वेश्चन है, बस पढ़ के बता रहा हूँ कि byx और bxy का कौन सा मीन लेने से R आता है। क्या byx और bxy का अरिथमेटिक मीन लेने से R आता है? क्या byx और bxy का ज्योमेट्रिक मीन लेने से R आता है? क्या byx और bxy का हार्मोनिक मीन लेने से R आता है? तो सही आंसर है कि byx और bxy का ज्योमेट्रिक मीन R होता है। क्यों भाई, फॉर्मूला ही तो है ना, R इज इक्वल टू क्या है, रूट ओवर ऑफ byx इंटू bxy। आपको APGP चैप्टर सब पढ़ाया हुआ हूँ। कोई 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके रूट लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मीन। सर बहुत आया है एग्जाम में ये वाला, एकदम 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 सरल सा लाइन बहुत आया एग्जाम में। अब देखो इतना सरल क्वेश्चन और क्या पूछा है पता है, ये जो सब मैं केवल आपको सुना दे रहा हूँ जस्ट, इसके क्वेश्चन नहीं है ज़रूरत की और एक्स्ट्रा बनाए। अभी भाई एक क्वेश्चन में byx दे दिया है और bxy दे दिया है और बोल रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकालो।
भाई कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन मतलब आपको अगर याद है कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है तब तो फिर तो 2 सेकंड का काम है भाई। बी वाई एक्स और बी एक्स वाई को मल्टीप्लाई करेंगे, रूट लेंगे, चलो मान लो रूट ले लिए तो उससे आर निकलेगा। अब आर स्क्वायर करने से क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, यानी अगर बी वाई एक्स और बी एक्स वाई को मल्टीप्लाई करके रूट ना लें तो आर स्क्वायर होता है भाई। कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन पूछेगा तो भी बन जाएगा। ठीक, अब एक बढ़िया सा क्वेश्चन है कि आपको ये पॉपुलर, देखो जितने वैरायटी में कवर कर दे रहा हूँ सारे पॉपुलर वैरायटी में कवर कर दे रहा हूँ। आपको एक बढ़िया क्वेश्चन देगा, बोलेगा एक्स बार यानी जो एक्स टेबल है उसका मीन है 53.2, ये दे दिया है। बोलेगा वाई टेबल है उसका मीन है 27.9, ये भी दे दिया है। अब बोल रहा है कि बी वाई एक्स का वैल्यू -1.5 है, बी एक्स वाई का वैल्यू -0.2 है। भाई ये 4 वैल्यू दे दिया आपको। और क्या बोला पता है, अगर x का वैल्यू 60 है तो y निकालो। तो आपको एक बात एकदम कान खोल के सुन लेना है कि जब भी y फाइंड करना रहेगा, फिर से बोल रहा हूं, जब भी y निकालना रहेगा हमें, जब भी हमें y निकालना रहेगा, जब भी हमें y फाइंड करना रहेगा, तो जब भी y निकालना रहेगा तो रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x का यूज करेंगे। और अगर आपको y दे दिया है और x निकालना है तो रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y का यूज करेंगे। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर y ऑन x दिया है तो क्या करेंगे, x ऑन y दिया है तो क्या करेंगे। चलिए y निकालना है तो मैंने कहा ना रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। अब आप बोलेंगे सर रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x में 3 लिखाए थे आप, कौन सा वाला, तो वो कौन सा वाला रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x लगाना है वो ये डेटा को देख के समझ में आएगा। यहाँ दिख रहा है ना x बार y बार है, तो सर पक्का है कि ऐसा फॉर्मूला लगने वाला है जिसमें x बार और y बार होता था, तो फर्स्ट वाला तो नहीं लगेगा। सेकेंड और थर्ड फॉर्म में x बार y बार था, जिसमें बी वाई एक्स और बी एक्स वाई था, ओहो ये फॉर्मूला लगने वाला है। हाँ एक डेटा और की ज़रूरत है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, इस क्वेश्चन में देगा, एग्जाम में आपको देगा बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दिया हुआ है तो बी आर, अब बोलो आर सर अब तो खुद निकाल सकते हो ना, आर तो मल्टीप्लाई करके ले सकते हो, पर आर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखो एक में आर था एक फॉर्मूले में और एक में बी वाई एक्स और बी एक्स वाई के फॉर्म में था। आर की ज़रूरत नहीं सर, तीसरा वाला फॉर्म उसमें सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की भी जरूरत पड़ती है। अब सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दिया नहीं है, तुरंत पता चल जाएगा ओहो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई नहीं दिया, मतलब ये वाला फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, थर्ड वाला, फर्स्ट वाला लगेगा नहीं क्योंकि उसमें एक्स बार वाई बार नहीं था, लगेगा पक्का बीच वाला ही लगेगा। तो y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार, ये फॉर्मूला लगेगा। तो अब हमें y फाइंड करना है तो रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x का ही यूज करना पड़ेगा, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x का यूज करेंगे। जबरदस्ती देखो r निकाल तो सकते हैं बट r निकालने की जरूरत ही नहीं है, आपको पहचानना है कौन सा फॉर्म यूज करें। तो आप चलिए y माइनस वाई बार की जगह वैल्यू उठा के रख लो, चलो y बार की जगह लिखा है 27.9, ये हो गया y बार की जगह 27.9, बी वाई एक्स दिया है सर -1.5। अच्छा सर तो ये बी एक्स वाई क्या काम आएगा, कोई काम नहीं आएगा, घर ले जाना, ठीक है। और x माइनस एक्स बार क्या चीज़ है सर, x बार का वैल्यू है आपका 53.2 है, 53.2 है। अब आप ध्यान से समझ सकते हो बहुत ही सिंपल कि पूरे इक्वेशन में अब 2 ही अननोन है, या तो x और एक और y। तो आपको यहाँ जैसे y निकालना है ना तो x का वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया वो रख दो, तो बनेगा y माइनस 27.9 इज इक्वल टू -1.5। अब यहाँ पर x का वैल्यू आप रख दो, तो x का जो वैल्यू आएगा ना वो 60 आएगा, तो 60 माइनस 53.2, 60 माइनस 53.2 ये हो जाएगा। आप ये दोनों को माइनस करिए कैलकुलेटर से, इसको मल्टीप्लाई करिए, 27.9 को निगेटिव उधर भेजो और पॉजिटिव हो जाएगा, आपका यहाँ से y निकल जाएगा आंसर, आपका यहाँ से y निकल जाएगा आंसर, ये हो गया। तो इस तरीके से आप आंसर ला सकते हो, बस ध्यान रखना है। अगर y का वैल्यू फाइंड करना है तो हमें रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x की ज़रूरत पड़ेगी, अगर x का वैल्यू फाइंड करना होता तो रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y पे जाते। अब 3 फॉर्म में से कौन सा फॉर्म लगाना है ये डिपेंड करेगा कि डेटा कैसा दिया है। ये वाला वैरायटी थोड़ा पॉपुलर है, ध्यान रखिएगा एग्जाम के लिए। अब
तो बहुत ही फालतू क्वेश्चन दिख रहे हैं मेरे को, ये तो चलो एक क्वेश्चन दिख गया मुझे, इसकी बात कर लेता हूँ मैं। एक क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, सरल सा दिख रहा है। इसमें जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगर रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स, देखो ये दिया है आपको, वाई ऑन एक्स दे दिया है, वाई ऑन एक्स बता के दिया है, कितना अच्छा आदमी है पेपर क्वेश्चन सेट पे करने वाला। तो आपको यहाँ वाई ऑन एक्स बता के दिया है, ये बोले वाई ऑन एक्स है वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू। ओहो, ये तो इक्वेशन भी बहुत सरल सा है ना। ये ऐसा है ना, एक्चुअली वाई इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस टू है। अब 1 इंटू एक्स प्लस टू का मतलब क्या होता है कि एक्स के साथ में 1 है, तो x के साथ में 1 है, तो ये 1 क्या चीज़ है बताओ, ये 1 क्या है, बी वाई एक्स है, ये बी वाई एक्स कैसे है बी वाई एक्स, क्योंकि ये कंपेयर करोगे आप फर्स्ट फॉर्म से। अब ये बी वाई एक्स मिल गया 1 है, देखते हैं काम पड़ेगा कि नहीं, मैंने तो लिख दिया ज़बरदस्ती, पता नहीं मेरे को मन किया तो लिख दिया। अब कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, भाई ये दिया है r इक्वल टू 0.5 ये दिया है। अब बोला है आपको सिग्मा वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स का स्क्वायर निकालो। आपको अलग से सिग्मा वाई नहीं निकालना है, आपको अलग से सिग्मा एक्स नहीं निकालना है, आपको बोल रहा है सिग्मा वाई का स्क्वायर और सिग्मा एक्स का स्क्वायर निकालो बोल रहा है। तो आपको अब तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ जो बातें दिख रही है, आर दिख रहा है, बी वाई एक्स दिख रहा है, बी एक्स वाई दिख रहा है, सिग्मा वाई दिख रहा है, सॉरी बी वाई एक्स दिख रहा है, आर दिख रहा है, सिग्मा वाई सिग्मा, इनमें क्या कनेक्शन होता है? आज ही इस क्लास में मैंने बताया है क्या कनेक्शन होता है इसमें। इसमें कनेक्शन होता है, बोलो बोलो मुझे याद नहीं आ रहा, आर इज इक्वल टू, बोलो, नहीं आर नहीं, बोलो बोलो जल्दी बोलो, ऊपर है फॉर्मूला, सोच लिए भाई, बी वाई एक्स इज इक्वल टू होता है आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। देखो अगर आपको ये याद नहीं आया तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, आधे घंटे पहले ये फॉर्मूला लिख के दिया था, याद होना चाहिए। देखो अगर आपको कहीं से भी महसूस हो कि यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है फॉर्मूला, तो पहले फॉर्मूला याद करो। आपको पूरे पहले वेपन्स तैयार तो करने पड़ेंगे, युद्ध में लड़ने जाना है, तो केवल हौसलों से क्या होगा, हौसला जज्बा बहुत है ना, बट आपको चलिए तो बी वाई एक्स आपको दिया है 1, मतलब हमने निकाला था यहाँ से दिमाग लगा के। आर आपको दिया 0.5, 0.5 का मतलब 1/2 होता है। अब सिग्मा वाई बाय सिग्मा एक्स, ना मुझे सिग्मा वाई दिया है ना मुझे सिग्मा एक्स दिया है, और ना मुझे दोनों अलग अलग निकालना है, रहने दो ऐसे। ये पता है 1/2, 0.5 तो 1/2 होता है, इधर आके 2 हो जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू सिग्मा वाई बाय सिग्मा एक्स। लेकिन मुझे सिग्मा वाई बाय सिग्मा एक्स नहीं बोला है, मुझे सिग्मा वाई बाय सिग्मा एक्स का स्क्वायर बोला है। स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, स्क्वायरिंग करोगे तो आप बन जाएगा 4, तो 4 हो जाएगा सिग्मा वाई का स्क्वायर अपॉन सिग्मा एक्स का स्क्वायर, ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका आंसर 4। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर ला सकते हो। देखिए आपको जितने फॉर्मूले में लिख के दिया ना, अगर वो सारे आपको याद हैं या ध्यान से आप वो समझ रहे हैं, तो फिर क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आप बहुत जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। अब एक कुछ थ्योरी कुछ पार्ट है, मैं उसके बारे में बात करूं, फिर भले ही मैं 1-2 क्वेश्चन और आपको बनवाता हूं। एक थ्योरी पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सा है कि अगर दोनों रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x और रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y, अगर दोनों रिग्रेशन लाइन परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों के बीच 90 डिग्री है, मतलब एंगल अगर दोनों रिग्रेशन लाइन के बीच का 90 डिग्री है, दोनों परपेंडिकुलर है, वर्ड आएगा। एक रिग्रेशन लाइन कोई भी एक मैं y ऑन x बोल सकता हूँ और एक को x ऑन y बोल सकता हूँ। तो अगर कोई 2 रिग्रेशन लाइन है, कोई एक y ऑन x है, कोई एक x ऑन y है, अगर दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है, इफ़ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो फिर आप समझ जाना कि इन दोनों x और y जो 2 डेटा होते हैं उनके बीच कोई कोरिलेशन नहीं है, r 0 है। ठीक है, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0 है। उल्टा दूसरा क्वेश्चन आता है, अगर x ऑन y और y ऑन x दोनों कोइंसाइडिंग है, दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं, दोनों रिग्रेशन लाइन अगर एक के ऊपर एक हैं, तो इसमें आप बोल सकते हो कि थीटा या तो 0 डिग्री है बोलोगे, या तो थीटा 180 डिग्री है बोलोगे, दोनों लाइन। तो इस केस में r जो होता है ना, अगर थीटा 0 है ना तो r इक्वल टू +1 होता है, अगर थीटा 180 है तो r इक्वल टू -1 होता है। तो आंसर इसका क्या मिलेगा, +-1। तो इफ़ द 2 लाइन्स आर कोइंसिडेंट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ r, ऐसा बोलेगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ r, तो आंसर आएगा +-1। तो वैसे बहुत छोटी सी बात है, आपको याद रखनी, बहुत एग्जाम में आया हुआ है, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, अब एक और थ्योरी क्वेश्चन है जो बहुत एग्जाम में आया, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि
रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर, तो भाई पहले तो अब दिमाग में आना चाहिए रिग्रेशन कोफिशिएंट, ना कि कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट बोलेगा तो वो हो जाता है आर, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, लेकिन रिग्रेशन कोफिशिएंट बोलेगा तो कौन होता है, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई। तो यहाँ रिग्रेशन कोफिशिएंट की बात हो रही है। द रिग्रेशन कोफिशिएंट्स बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई, ये किस पे डिपेंडेंट है, किस पे इंडिपेंडेंट है, किससे अफेक्टेड होता है, किससे नहीं होता है, ये आप सही आंसर सुन लीजिए, गलत आंसर तो आपको ढेर मिलेंगे एग्जाम में, सही आंसर एक ही मिलेगा। ये जो रिग्रेशन कोफिशिएंट होते हैं ना, जो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई होते हैं ना, ये इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन होते हैं। चेंज ऑफ ओरिजिन से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब सारे ऑब्जर्वेशन में कोई फिक्स वैल्यू प्लस कर दें या सारे ऑब्जर्वेशन में कोई फिक्स वैल्यू माइनस कर दें, तो चेंज ऑफ ओरिजिन से रिग्रेशन कोफिशिएंट को फर्क नहीं पड़ता है। बट चेंज ऑफ स्केल से डिपेंडेंट है, मतलब चेंज ऑफ स्केल से उसको फर्क पड़ता है। अब यही क्वेश्चन, आप ये बात अगर नोट कर लिए सुन के, यही क्वेश्चन एग्जाम में एक और तरीके से आए, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन अफेक्ट द रिग्रेशन कोफिशिएंट, कौन रिग्रेशन कोफिशिएंट को अफेक्ट करता है, तो आंसर आएगा चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ ओरिजिन से तो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र मतलब भैया उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मतलब वो मेरे को अफेक्ट नहीं कर सकता, है ना। ये बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत आया एग्जाम में। देखो जितनी ये छोटी मोटी थ्योरेटिकल बातें भी जो मैं कर रहा हूँ ना, ये मतलब बहुत आते हैं। अब मैंने साफ कह दिया भाई कि पेपर कैसा आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, मैं हर साल बच्चों को जो ट्रेंड है, जो चल रहा है, जो आता है सब, भाई ये सौरभ सर तो कोई है नहीं कि बता अपने मर्जी से बताएं आपको कि ये आ सकता है नहीं आ सकता है, कि ऐसा है कि वैसा है ना। जो पॉपुलर वैरायटी है आप सबके पास मार्केट में खरीदी गई, आपके पास PYQ है, आप देख के समझ सकते हो कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है, आने को तो कुछ भी आएगा। अब देखो लिखा है व्हेन द, नहीं ये सब मैं पढ़ा दिया हूँ, बस एक छोटी सी बात है, कोरिलेशन कोफिशिएंट इज डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट फ्रॉम द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। भाई जो कोरिलेशन कोफिशिएंट जो आर होता है ना, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो होता है ना, वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट से डिपेंडेंट होता है कि इंडिपेंडेंट। तो भाई यूनिट ऑफ मेजरमेंट मतलब जो डेटा है वो मीटर में मेजर की होगी, लीटर में मेजर की होगी, किलोग्राम में कि ग्राम में, इस बात से कोई लेना देना नहीं होता, हमको सीधा एक्स और वाई टेबल दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। अब एक सिंपल सी बात, लेकिन आज तक एग्जाम में से देखा नहीं गया है, रेयर, अभी आ जाएगा इस बार तो मुझे नहीं पता, आपको मैं थोड़ा सा लेके चलता हूँ आर के फॉर्मूले में वापस, जो पिछले वीडियो में था। आर का फॉर्मूला था n इंटू समेशन एक्स वाई माइनस बोलो समेशन एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइडेड बाय, फिर रूट के अंदर दो चीज़ें थी, एक था n इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर, और एक चीज़ और था हमारे पास रूट ओवर, एक और था हमारे पास n इंटू समेशन वाई स्क्वायर बोलो माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर, एक ये था। अब आपको बात समझनी है कि आपको इसमें ये बात समझनी है कि अगर मैं इसी फॉर्मूले के दो टुकड़े कर दूं, अगर मैं इसी फॉर्मूले के दो टुकड़े कर दूं, अगर मैं लिख दूं, ऊपर का सेम रखता हूं, n इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई, देखो न्यूमरेटर सेम रखा, डिवाइड बाय रूट से ना, अगर मैं डिनोमिनेटर से मैं रूट हटा के एक लिख देता हूँ, n इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर, एक तो ये बना देता हूँ, एंड इसके दूसरा टुकड़े में क्या करता हूँ, ऊपर का वापस सेम ही रख रहा हूँ मैं, चलो n इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइडेड बाय n इंटू समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। तो अगर मैं ऐसा ही दो, जैसे दो पार्ट कर दिया मैं, तो ये जो दो चीज़ें होती है ना, पता है, ये पहला वाला जो है ना, पहला वाला ये फॉर्मूला है किसका पता है, बी वाई एक्स का, और दूसरा फॉर्मूला है बी एक्स वाई का। तभी तो मैं बोल सकता हूँ ना कि दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट लूंगा ना, आप चाहें तो ये करके देख सकते हैं, अगर मुझ पे भरोसा नहीं है तो क्या क्या कर सकते हो कि अगर मैं इस बी वाई एक्स को और इस बी एक्स वाई को मल्टीप्लाई करके रूट लूंगा ना, तो आर का फॉर्मूला मिलेगा। तभी तो हम कहते हैं ना कि आर इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई।
तो दोनों, इन दोनों को, तो अभी तक ना बेटा एग्जाम में ना ये क्वेश्चन ऐसा आया नहीं है कि ऐसा एक्स और वाई टेबल दे दिया है और बोला है कि भैया बी वाई एक्स निकालो और बी एक्स वाई निकालो। पर अगर एक्स और वाई टेबल दे दिया जाए और बोले बी वाई एक्स और बी एक्स वाई निकालो, तो आप समझ जाना इसको देख के कि भैया क्या क्या टेबल बनाना पड़ेगा। जैसे आर के लिए अपन बनाए हुए एक आध दो क्वेश्चन, तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, एक और छोटी सी बात, देखो मैं ढेर सारी छोटी छोटी बातें सब कुछ आपके सामने रख रहा हूँ कि जो हमारा रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स होता है ना, और जो हमारा रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई होता है, इन्हीं दोनों की बातें ही तो है पूरे इसमें। तो जो वाई ऑन एक्स होता है ना बेटा, इसको अपन लिखते कैसे, फर्स्ट फॉर्म बोलो वाई इज इक्वल टू बी एक्स प्लस ए, जिसमें आपका जो बी होता है वो क्या होता है, बी वाई एक्स, है ना, ये बी वाई एक्स होता है, आपको पता है सब, बी वाई एक्स। और जो एक्स ऑन वाई होता है उसका फॉर्म क्या होता है, जो एक्स ऑन वाई होता है उसका फॉर्म होता है एक्स इज इक्वल टू बी वाई प्लस ए, जिसमें बी जो होता है वो होता है बी एक्स वाई। तो आपको ना एकदम रटा रुटा एक स्टेप है बेटा, ये ध्यान रखना है कि आपको बोलेगा स्लोप ऑफ द लाइन या रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स। तो बेटा इसका जो स्लोप होता है ना, यही बी वाई एक्स को ही स्लोप कहते हैं। ये जो बी वाई एक्स है ना, इसी को स्लोप कहते हैं, बी वाई एक्स। ठीक है, तो ये बी वाई एक्स का नाम ध्यान रखिएगा, बी वाई एक्स जो होता है स्लोप होता है, स्लोप। लेकिन यहाँ तो ठीक है, इधर का तो चल गया, इधर का तो चल गया कि ये बी वाई एक्स जो है ये स्लोप है वाई ऑन एक्स का। लेकिन जो एक्स ऑन वाई है ना, इसका जो स्लोप होता है ना, यहाँ लोग कंफ्यूज होते हैं, इसको नोट कर लो, स्लोप ऑफ द लाइन या रिग्रेशन लाइन या रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। तो इसका जो स्लोप होता है ना, वो बिल्कुल नहीं बोलना सर इधर जब बी वाई एक्स है तो डेफिनेटली इधर बी सर इधर लेफ्ट साइड का बी वाई एक्स है तो पक्का सर इधर का तो फिर बी एक्स वाई होगा। नहीं ना ना, ये होता है स्लोप जो होता है वन बाय बी एक्स वाई होता है, ध्यान रखिएगा, ये वन बाय बी एक्स वाई होता है, यानी जो बी एक्स वाई है उसको उल्टा करना रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये समझ जाइए कि कैसा स्लोप का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपके पास स्लोप है। अच्छा एक चीज़ और है सर, ये ए क्या है सर, ये पीछे का जो कांस्टेंट है वो ए क्या है, आपको बोला जाएगा सर ये पीछे का जो कांस्टेंट है वो ए क्या चीज़ है। तो पीछे का जो कांस्टेंट है ना, जो ए है ना, वो आप बोल सकते हो ये होता है इंटरसेप्ट बाय द स्ट्रेट लाइन या रिग्रेशन लाइन ऑन दी वाई एक्सिस। बस एक बार सुन लो, अभी ऐसा आता नहीं है ऐसा आए दिन, बट ये ध्यान रखने वाली बात है, ये होता क्या है। ठीक है, ये होता क्या है समझ में आना चाहिए। इंटरसेप्ट वाई एक्सिस को, रिग्रेशन लाइन वाई एक्सिस को जहाँ पे कट करता है वो पॉइंट है। ठीक है, तो एक आध क्वेश्चन और मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए यहाँ दे रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से आप लोग ये सारा बना पाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन है आप लोगों को याद होना चाहिए, देखो आप लोग भूल गए हैं कि नहीं भूले हैं मुझे नहीं पता। मैं अगर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये देखो एग्ज़ाम में आया हुआ है, बहुत अभी 2024 में ही आया हुआ क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल इस चैप्टर में बहुत कॉन्फिडेंस आएगा कि इसमें लिमिटेड कुछ वैरायटी हैं जो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए पॉपुलर हैं, वो आते हैं। जैसे एक लिखा हुआ है सिग्मा एक्स, ये है 1.30, सिग्मा वाई ये है 2.50, और क्वेश्चन बोला जा रहा है कोवेरियंस एक्स वाई, कुछ याद आया, कोवेरियंस एक्स वाई आपको दिया हुआ है -2.15, आपको बोल रहा है क्या निकालना है, आर, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर। तो अगर इतना सरल क्वेश्चन है, देखो मैं पिछले वीडियो में कवर किया था ये, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद है तो 2 सेकंड का भी नहीं है, और अगर फॉर्मूला ही याद नहीं है तो आपने फिर महसूस किया, फिर अपने दिल से आपने पूछा तो आपने पाया कि अरे भाई पहले तो फॉर्मूला रटा होना चाहिए। फॉर्मूला बताएंगे, आर का फॉर्मूला क्या होता था, आर का फॉर्मूला होता था कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ वेरियंस ऑफ एक्स इंटू रूट ओवर ऑफ वेरियंस ऑफ वाई। तो यहाँ जो बनता था आर इज इक्वल टू, आप इसी फॉर्मूले को ऐसा भी तो लिखते थे, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय रूट ओवर वेरियंस एक्स को ही तो आप क्या बोलते थे, सिग्मा एक्स, और रूट ओवर वेरियंस वाई को आप क्या बोलते थे, सिग्मा वाई। तो ये जो रूट ओवर वेरियंस ऑफ एक्स है ये सिग्मा एक्स है, ये रूट ओवर वेरियंस वाई सिग्मा वाई है। इस बार आपका आंसर निगेटिव भी आ सकता है क्योंकि कोवेरियंस एक्स वाई निगेटिव है, देखो -2.15 डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई है 1.30 और इनटू 2.50 ये है। तो बस आप ये समझ जाओ कि आर का वैल्यू कैलकुलेशन तरह से क्या आएगा।
ठीक, मेरे पास कैलकुलेटर यहाँ पर फ़िलहाल तो नहीं है, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये कैलकुलेट करने से आपका आंसर ये तो पक्का है कि आंसर कैसा आने वाला है, निगेटिव। मुझे लगता है ये -0.66 आएगा, क्या चेक कर लेना। मैं बुक में ऐसा देख रहा हूँ, मेरे को ऑप्शन निगेटिव तो आएगा डैम श्योर, इसलिए मैंने निगेटिव आंसर लिखा है। एक पॉजिटिव 0.66 भी है, बट मुझे लग रहा है आंसर सही होना चाहिए। तो बच्चे लोग पूरा कोरिलेशन रिग्रेशन का एक जितना हो सके एज मैक्सिमम मैंने रिवीजन करा दिया। आप समझ सकते हो कि रेगुलर क्लास जैसी चीज़ें तो नहीं हो सकती रिवीजन क्लास में, बट फिर भी ये रिवीजन क्लास कितना इफेक्टिव आप समझ सकते हो। जिन्होंने रेगुलर क्लास पूरा अटेंड किया है वो जानते हैं कि इस रिवीजन क्लास में भी सर ने 90% जो है बातें सब कवर कर दिए, मोर देन 90% बातें कवर कर दिए। तो खैर अगले वीडियो में मिलते हैं किसी और नए टॉपिक ने किसी और नए चैप्टर के साथ। थैंक्स।